बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर की कैरेक्टराइजेशन। लेकिन आगे चलने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशंस ऑफ पॉलीमर्स, इनकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इन दो मॉलिक्यूल्स को गौर से देखें। ये 2 ब्यूटीन की दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं। ये सिस 2 ब्यूटीन है जिनमें दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर हैं। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हों तो इस फॉर्म को कहते हैं, इस आइसोमर को कहते हैं सिस। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पर हों तो इसे कहते हैं ट्रांस। ये लेफ्ट साइड पर सिस 2 ब्यूटीन है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर हैं और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं। और ट्रांस 2 ब्यूटीन में मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड्स पर हैं। तो सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये बाड ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो कार्बन कार्बन डबल बाड है, इनमें से एक सिग्मा बाड है, दूसरा पाई बाड है। तो पाई बाड को ब्रेक करने के बाद आप इन मॉलिक्यूल को रोटेट करके एक इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि सिंगल बाड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, डबल बाड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकती। तो डबल बाड में एक सिग्मा बाड, दूसरा पाई बाड। अगर आपने सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाड ब्रेक करेंगे। इसके बाद रोटेट करके सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डिफरेंट आइसोमर्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की ऐसी अरेंजमेंट जिनको बाड ब्रेक किए बगैर इंटर कन्वर्ट ना किया जा सके, उन अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें, ये पॉलीप्रोपिलीन की आइसोटैक्टिक फॉर्म, ये सिंडियोटैक्टिक फॉर्म और ये एटैक्टिक फॉर्म। तो बाड ब्रेक किए बगैर आप आइसोटैक्टिक को सिंडियोटैक्टिक में या एटैक्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी पॉलीप्रोपिलीन की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देखें। Configuration is three-dimensional arrangement of atoms in a molecule which cannot be interconverted without breaking and reforming bond. किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसको बॉन्ड ब्रेक किए बगैर इंटर कन्वर्ट ना किया जा सके, उस अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। Configuration is three-dimensional arrangement of atoms in a molecule which cannot be interconverted without breaking and reforming bond. एक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसा कि सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना हो या एटैक्टिक को सिंडियोटैक्टिक में या आइसोटैक्टिक में कन्वर्ट करना हो तो पहले बाड ब्रेक करने पड़ेंगे, पुराने बाड ब्रेक करने पड़ेंगे, नए बाड बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। द आइसोमर्स विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग एंड रीफॉर्मिंग बॉन्ड्स आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जिनको पुराने बाड ब्रेक किए बगैर और नए बाड बनाए बगैर इंटर कन्वर्ट ना किया जा सके, उन आइसोमर्स को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन ये एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। सिमिलरली आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक ये एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। इनके बरक्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आप जस्ट रोटेट करने से एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, and these different arrangements or
ये देखिए, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। जस्ट ये ब्लैक वाले कार्बन एटम है। तो कार्बन कार्बन एटम को कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो मॉलिक्यूल एक कन्फॉर्मेशन से दूसरी कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने रोटेट किया, अब ये नई कन्फॉर्मेशन बन गई। अब ये जो हम रोटेट कर रहे हैं, एक कन्फॉर्मेशन दूसरी कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है। तो रोटेशन इलांग अ सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स वन कन्फॉर्मेशन इनटू अदर कन्फॉर्मेशन। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की ऐसी अरेंजमेंट जिसको जस्ट रोटेट करने से इंटर कन्वर्ट किया जा सके, उस कन्फॉर्मेशन को कहते हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं कन्फॉर्मेशन। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की ऐसी अरेंजमेंट जिनको जस्ट सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने से इंटर कन्वर्ट किया जा सके। ये इथेन की डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं। और ये देखिएगा, ये ब्यूटेन की डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस। ये देखिए जी, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, 4 कार्बन एटम, ये ब्लैक वाले कार्बन एटम हैं और ये ग्रीन ब्राइट ग्रीन ये हाइड्रोजन एटम है। ये देखें, इस तरह से रोटेट करके आप एक अरेंजमेंट को दूसरी अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन अरेंजमेंट को कहा जाता है कन्फॉर्मेशंस। इस बॉन्ड के इलांग ये देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। कार्बन 2 और कार्बन 3 के अराउंड अगर हम रोटेट करें तो हम ब्यूटेन की एक कन्फॉर्मेशन को दूसरी कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्फॉर्मेशन इज 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। जस्ट सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से एक अरेंजमेंट को अगर दूसरी अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो तो उन अरेंजमेंट्स को कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। कन्फॉर्मेशन इज 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल which can be interconverted by rotation around single bond without breaking and reforming bond। और ऐसे आइसोमर्स को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा, इथेन को कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग रोटेट करने से एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दूसरे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। ये देखें, ये इथेन की एक कन्फॉर्मेशन है। अभी जब हम इसे कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग रोटेट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी कन्फॉर्मेशन में। ये देखिए, ये एक कन्फॉर्मेशन, इन दो कार्बन कार्बन के दरमियान, इन दो कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है और ये हमने रोटेट किया। जो हम रोटेट कर रहे हैं एक कन्फॉर्मेशन दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है। तो हर रोटेशन के बाद हमारे पास एक नई अरेंजमेंट आ जाती है और उस अरेंजमेंट को कहते हैं कन्फॉर्मेशन। ये ऐसे ही है जैसे कभी हम खड़े हो जाते हैं, कभी हम बैठ जाते हैं। अगर हम वर्जिश कर रहे हों तो हमारी बॉडी पोजीशन बार बार चेंज होती है। या जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कभी हम क़याम में होते हैं, कभी रुकू में होते हैं, कभी सजदे में होते हैं, कभी तशहद में होते हैं। ये हमारी बॉडी की डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं।
हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, हमारी कन्फर्मेशन कुछ और है। जब हम बैठ जाते हैं हमारी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। क्यों? कि हम बॉडी में किसी उज्व को, किसी बोन को, किसी ऑर्गन को ब्रेक नहीं करते खड़े होने से बैठते वक्त। तो विदाउट ब्रेकिंग हमारी बॉडी की एक पोजीशन दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है हमारी कन्फर्मेशन चेंज होती है। जब हम लेट जाते हैं हमारी कन्फर्मेशन कुछ और हो जाती है। तो नमाज के दौरान तकबीर तहरीमा से लेके उसके बाद क़याम के दौरान, फिर रुकू के दौरान, फिर सजदे में, फिर तशहद में हमारी बॉडी अपनी कन्फर्मेशंस को चेंज करती है। तो दिन में सारा वक्त जब हम जागते हैं, इवन जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी कन्फर्मेशन चेंज हो रही होती है। तो कुछ कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल हैं, कुछ कन्फर्मेशन कम स्टेबल हैं। मसलन जब हम लेटे हुए होते हैं हम अब ज़्यादा इजी फील करते हैं, ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इसका मतलब है लेटने की हालत में हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन में होती है। जब हम बैठते हैं तो भी हम रिलैक्स होते हैं, तो बैठते वक्त भी हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में है। तो हमारी जो सिटिंग पोजीशन है ये भी एक स्टेबल कन्फर्मेशन है। अलबत्ता जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम स्टेबल नहीं होते, हम बार बार अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा देर रुकू में रहना पड़ जाए, ज़्यादा देर सजदे में रहना पड़ जाए, तो उस पोजीशन में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी स्टेबल कन्फर्मेशन में नहीं होती। इसी तरह हम ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते। तो स्लीपिंग पोजीशन में हमारी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह मॉलिक्यूल की भी डिफरेंट कन्फर्मेशंस होती हैं। मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती रहती है। एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज होती रहती है। कुछ कन्फर्मेशंस ज़्यादा स्टेबल होती हैं, कुछ कन्फर्मेशंस कम स्टेबल होती हैं। तो जो ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है, मॉलिक्यूल उस कन्फर्मेशन में ज़्यादा टाइम गुजारता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि मॉलिक्यूल लेस स्टेबल कन्फर्मेशन में नहीं जा सकता। लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन भी मॉलिक्यूल अडॉप्ट करता है, लेकिन उसके लिए मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे हमने कहा कि हम खड़े हों तो हम ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खड़े होना ही नहीं चाहते या हम रुकू में नहीं जाना चाहते। तो हमारी बॉडी की जो लेस स्टेबल कन्फर्मेशन है वो भी हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादा इजी फील नहीं करते। हम स्लीपिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इवन देन हमारी बॉडी स्टेबल कन्फर्मेशन भी अडॉप्ट करती है और लेस स्टेबल कन्फर्मेशन भी अडॉप्ट करती है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट कन्फर्मेशन अडॉप्ट करते हैं। वो स्टेबल भी हो सकते हैं, लेस स्टेबल कन्फर्मेशन भी हो सकती हैं। तो स्टेबल कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइम पास करेंगे, या यूं कहें कि हमारे पास अगर एक सैंपल है तो उसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल उस कन्फर्मेशन में होंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो कन्फर्मेशन ऐसी अरेंजमेंट को, एटम्स की ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं जिसको बॉन्ड ब्रेक किए बगैर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अब हमारा असल टॉपिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। तो कैरेक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है मॉलिक्यूल आइसोलेटेड फॉर्म में हो। आइसोलेटेड फॉर्म में होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल बल्क में ना हो। मसलन सोडियम क्लोराइड अगर बल्क फॉर्म में है तो उसमें बहुत सारे NaCl यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर आपने NaCl को कैरेक्टराइज करना है तो एक सिंगल यूनिट हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पॉलीमर के सैंपल को कैरेक्टराइज करना है तो हमें पॉलीमर चेन्स को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा। बल्क फॉर्म में कैरेक्टराइजेशन मुश्किल है। तो कैरेक्टराइजेशन आसान उस वक्त होगी जब पॉलीमर चेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। और पॉलीमर की चेन्स को सेपरेट करने का तरीका ये है
कि आप पॉलीमर को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें, यानी पॉलीमर का सोल्यूशन बना लें। और अब पॉलीमर का सोल्यूशन कैसे बनेगा ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल ये देखें कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर कैन बी इजीली डन इन सोल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन फॉर्म में पॉलीमर की कैरेक्टराइजेशन आसान क्यों हो जाती है? क्यों कि पॉलीमर जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर चेन्स आर टाइटली क्वाइल्ड। सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर चेन्स टाइटली क्वाइल्ड होती हैं, फोल्डेड होती हैं, इंटेंगल्ड होती हैं और इंटरविंग्ड होती हैं। चार बातें हैं और चारों का मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर चेन्स एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं, उनको इजीली कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। अगर हम पॉलीमर की कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट पॉलीमर चेन्स को ये सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने का तरीका ये है कि हम पॉलीमर का सॉल्यूशन बना लें, पॉलीमर के सैंपल को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दें। तो व्हेन पॉलीमर्स आर पुट इनटू सूटेबल सॉल्वेंट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इनटू पॉलीमर चेन्स मेकिंग देम लेस coiled, less folded with loose entanglement। जब हम पॉलीमर सैंपल को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर चेन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनकी इंटेंगलमेंट को, उनकी क्वाइलिंग को लूज कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर चेन्स के अंदर पेनिट्रेट करते जाते हैं। तो वो जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल, पॉलीमर की चेन्स जो पहले टाइटली क्वाइल्ड थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता लूज हो जाती हैं, और जो पहले स्ट्रांगली फोल्डेड थी वो अब लेस फोल्डेड हो जाती हैं, और पॉलीमर की चेन्स जो पहले इंटेंगल्ड फॉर्म में थी अब लूज इंटेंगलमेंट में आ जाएंगी। तो सॉल्वेंट काजेज लेस टाइटली क्वाइल्ड चेन्स with less folded form with loose entanglements। इसलिए पॉलीमर के सैंपल को करैक्टराइज करने के लिए सॉल्यूशन बनाना ज़रूरी है। इट इज़ ईजियर टू स्टडी साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में पॉलीमर के साइज और स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान है। तो पॉलीमर जब सॉल्यूशन फॉर्म में होता है चेन्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाती है इजीली। तो पॉलीमर के मॉलिक्यूल में चूंकि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, एंड इट इज पॉसिबल टू रोटेट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है तो मॉलिक्यूल की एक कन्फॉर्मेशन दूसरी कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि अभी हमने इथेन की, ब्यूटेन की एग्जांपल वीडियो की फॉर्म में देखी। तो सॉल्यूशन पॉलीमर के सॉल्यूशन को और उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए पॉलीमर की कन्फॉर्मेशंस को समझना ज़रूरी है, और पॉलीमर की कन्फॉर्मेशन को समझने के लिए सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स की कन्फॉर्मेशन को समझना ज़रूरी है। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल तो इथेन है, फिलहाल हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में ब्यूटेन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कन्फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर के मॉलिक्यूल में भी चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सिंपलेस्ट पॉलीमर्स दे आर आल्सो हाइड्रोकार्बन एंड दे कैन अडॉप्ट अ नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस, दे कैन अडॉप्ट काउंटलेस नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन इन सॉल्यूशन। पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फॉर्म में अनगिनत कन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं,
और ये कन्फर्मेशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, यानी कन्फर्मेशंस ऑफ पॉलीमर अंडरगो कंटिन्यूअल चेंज इन सोल्यूशन। जब पॉलीमर का मॉलिक्यूल सोल्यूशन में होता है तो बड़ी तेजी से, बड़ी कंटिन्यूअस चेंज होती है, एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज होती रहती है। तो पॉलीमर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, दैट इज एन ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तमाम कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनमें बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। दिस इज एन ब्यूटेन। ये देखें CH3 CH2 CH2 CH3, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। ये भी, इसकी भी हम वीडियोस देखेंगे। तो जिस तरह हमने कहा कि पॉलीमर का मॉलिक्यूल बहुत सारी कन्फर्मेशंस अडॉप्ट कर सकता है, इसी तरह एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल भी बहुत सारी कन्फर्मेशंस अडॉप्ट कर सकता है। अब वो कन्फर्मेशंस कौन कौन सी है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा, ये एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, 4 कार्बन एटम हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। लेकिन ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता, इस तरह होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। तो ये जो 4 कार्बन एटम हैं, जो देखें, ये C1 C2 C3 C4। तो अगर C2 और C3 के अराउंड रोटेट किया जाए तो ये मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन C4 है, ये कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, ये इस तरह अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में ये सिस फॉर्म है, C1 और C4 क्लोजेस्ट अप्रोच पर है, और अगर रोटेशन के दौरान ये C4 यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो फिर ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। सिस फॉर्म में कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान डिस्टेंस है 2.6 एंगस्ट्रॉम, और ट्रांसफॉर्म में चूंकि ये C4 यहाँ पर आ जाएगा, अब कार्बन 1 और कार्बन 4 का डिस्टेंस है 3.8 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, ये एन ब्यूटेन है, ये CH3 CH2 CH2 CH3, और ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। ये देखिए, अगर इसको रोटेट किया जाए, ये देखिएगा, ये फॉर्म एन ब्यूटेन की, इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। इसमें ये दोनों, ये मिथाइल ग्रुप चूंकि बल्की ग्रुप हैं, ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, ये दोनों एक दूसरे की रिपल्शन से दूर हैं, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये बड़ी स्टेबल कन्फर्मेशन है। इस कन्फर्मेशन को कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, that is also called antiform. It is the conformation of lowest energy, and cis form is conformation of highest energy. ट्रांसफॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म भी कहेंगे, एंटाई फॉर्म भी कहेंगे। इसको अमेरिकन टोन में एंटाई पढ़ते हैं इस वर्ड को, और ब्रिटिश टोन में इसे पढ़ते हैं एंटी।
Transform is also called staggered form or antiform. It is the most stable conformation because it has lowest energy. और लोएस्ट एनर्जी क्यों है? क्योंकि बल्कि ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाएं, करीब तरीन फासले पर आ जाएं, तो उस फॉर्म को कहते हैं सिज फॉर्म। दैट इज आल्सो कॉल्ड फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म और साइन फॉर्म। इट इज द कन्फर्मेशन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर लोएस्ट एनर्जी हो तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी। Staggered form has lowest energy and highest stability, and transform and cis form or fully eclipsed form has highest energy and lowest stability. तो सिज और ट्रांस ये एन ब्यूटेन की एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस हैं। इन दो कन्फर्मेशन के दरमियान भी बहुत सारी कन्फर्मेशन आती हैं। सिज फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल, ट्रांस फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। तो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स देयर आर मेनी अदर्स कन्फर्मेशंस। ये देखें, सिज फॉर्म में या साइन फॉर्म या क्लिप्स फॉर्म में कार्बन 1 और कार्बन 4 का डिस्टेंस के दरमियान डिस्टेंस है 2.6 एंगस्ट्रॉम। ट्रांसफॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में कार्बन 1 और कार्बन 4 का डिस्टेंस है 3.8 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर सिज कन्फर्मेशन, इन सिज कन्फर्मेशन 2 मिथाइल ग्रुप्स इंटरफेयर विद ईच अदर। सिज कन्फर्मेशन में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसे कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो म्यूचुअल रिपल्शन एंड स्टीरिक हिंड्रेंस, ये दो रीजन हैं, म्यूचुअल रिपल्शन एंड स्टीरिक हिंड्रेंस। दे डू नॉट फेवर सिज कन्फर्मेशन। Mutual repulsion and steric hindrance do not favor cis conformation, and molecule of N-butane prefer trans conformation. N-butane का molecule trans conformation को prefer करेगा क्योंकि cis conformation में दोनों मिथाइल ग्रुप closest approach पे आ जाते हैं। अब देखें cis conformation में क्या होगा। ये एन ब्यूटेन की, ये वैसे इन्होंने ब्यूटीन बनाई है। बहरहाल यहां पर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो यही एन ब्यूटेन की सिस कन्फर्मेशन हो जाएगी, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाएंगे। अब इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम बॉन्ड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ रोटेशन को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा वास्ता बॉन्ड एंगल से भी दो तरह के एंगल से पड़ेगा। एक तो बॉन्ड एंगल है जो कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान है, जिसके बारे में हमने कहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ रोटेशन को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांस कन्फॉर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि फाई 0 है। अब ये क्यों 0 है ये हम आगे चल के देखेंगे।
और सिस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन को 180 लिया जाता है। ये देखें, ये डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं एन ब्यूटेन की। इस अरेंजमेंट को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन में देखें दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डिस्टेंस पर है, तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है जिसको कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन। अगर हम इसको 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए हैं, इन्होंने एक दूसरे को इक्लिप्स कर दिया है। तो इस कन्फर्मेशन को कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स का मतलब है ग्रहण लगना। जैसे सूरज को ग्रहण लगता है जब चांद सूरज के सामने आ जाता है, और चांद को ग्रहण लगता है जब जमीन सूरज चांद के सामने आ जाती है। इस तरह जब मिथाइल हाइड्रोजन एटम मिथाइल ग्रुप के सामने आएगा तो ये मिथाइल को इक्लिप्स कर देगा, और ये मिथाइल हाइड्रोजन के सामने आएगा तो ये हाइड्रोजन को इक्लिप्स करेगा। ये चूंकि डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं तो ऐसी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अगर आप इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री के एंगल पर फर्दर रोटेट करें तो अब कन्फर्मेशन कहलाएगी गाउच कन्फर्मेशन। यहां पर ये आपको अभी मैं वीडियो की मदद से दिखाऊंगा। ये देखिएगा जहां से ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, दैट वाज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये देखिए, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, दोनों मिथाइल ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर। ये देखिए, ये मिथाइल CH3 ग्रुप और ये भी CH3 ग्रुप, ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अगर हम ये देखें, हमने 60 पर रोटेट किया, ये इस कन्फर्मेशन को देखें, अब ये मिथाइल ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को इक्लिप्स कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इस मिथाइल ग्रुप को इक्लिप्स कर लिया, तो ये पार्शियल इक्लिप्स कन्फर्मेशन हो गई। अब चूंकि मिथाइल हाइड्रोजन के सामने और यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल के सामने, इनकी रिपल्शन की वजह से अब एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। स्टैगर्ड फॉर्म में एनर्जी मिनिमम थी। जब हमने 60 डिग्री के एंगल पर मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो मिथाइल और हाइड्रोजन ने एक दूसरे को इक्लिप्स कर लिया, अब एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अगर आप इसको फर्दर 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो हाइड्रोजन, ये देखें, ये कन्फर्मेशन देखें, अब ये मिथाइल हाइड्रोजन से दूर चला गया, अब कोई भी ग्रुप दूसरे को इक्लिप्स नहीं कर रहा। अब ये भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, लेकिन वो जो पहली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन थी उसे कहते हैं फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन या एंटी कन्फर्मेशन, या उसका नाम है ट्रांस कन्फर्मेशन। और ये जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अब बनी है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं है। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है लेकिन ये फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन नहीं है, इसे कहते हैं गाउच कन्फर्मेशन। इसमें कोई ग्रुप दूसरे को इक्लिप्स नहीं कर रहा, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए हैं, इसलिए इनकी रिपल्शन की वजह से अब ज़रा स्टेबिलिटी इसकी फुली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से कम होगी। अगर हम फर्दर 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें तो ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप को इक्लिप्स कर लेगा और ये बड़ी अनस्टेबल कन्फर्मेशन बन जाएगी, क्योंकि दोनों मिथाइल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाएंगे। ये देखिए, ये फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट किया, अब ये दोनों मिथाइल एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। ये अब इनकी रिपल्शन की वजह से सिस्टम बहुत
अनस्टेबल सा हो गया। तो ट्रांस कन्फर्मेशन की एनर्जी सबसे कम। जब आप 60 के एंगल पर रोटेट करेंगे ट्रांस कन्फर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी, पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मेशन में एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी। जब फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट करेंगे गाउस कन्फर्मेशन बनेगी, एनर्जी थोड़ा डिक्रीज होगी। और जब फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट करेंगे तो फिर फुली इक्लिप्स कन्फर्मेशन, जिसको हमने सिस कन्फर्मेशन या साइन कन्फर्मेशन कहा हुआ है, इसमें एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम। ये देखिए, ये दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर, और ये देखिए इनके हाइड्रोजन इवन एक दूसरे के साथ बाकायदा उलझ रहे हैं, तो इनकी में बड़ी स्ट्रांग स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, इसलिए ये कन्फर्मेशन लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। अलबत्ता अगर आप फर्दर इसे 60 पर रोटेट करें तो ये फिर गाउस कन्फर्मेशन में चला गया। अब भी फिर कोई ग्रुप दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई ग्रुप दूसरे को इक्लिप्स नहीं कर रहा, तो ये भी गाउस कन्फर्मेशन है। आप इसे वंस अगेन अगर 60 पर रोटेट करें तो ये फिर पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मेशन में चला जाएगा। ये देखिए, वंस अगेन वी आर इन पार्शियल इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब अगर मैं फर्दर 60 पे के एंगल पर रोटेट करूं तो ये अगेन फुली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में चला जाएगा। ये देखिए, अब ये फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में या ट्रांस कन्फर्मेशन में चला गया। अब एनर्जी का देखें, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एनर्जी मिनिमम। जब आपने 60 के एंगल पर रोटेट किया, 60 के एंगल पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इस कन्फर्मेशन में आ गया, ये पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन, एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये एनर्जी है ट्रांस कन्फर्मेशन की, और ये एनर्जी है पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की। और ये एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 16 किलो जॉल पर मोल। तो ट्रांस कन्फर्मेशन और पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में एनर्जी का डिफरेंस है 16 किलो जॉल पर मोल। अगर इस मॉलिक्यूल को फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट करें, ये आ जाएगा गाउच कन्फर्मेशन। अब एनर्जी कम हुई, लेकिन ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से थोड़ी सी ज़्यादा है। क्यों कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में सिमिलर ग्रुप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो एनर्जी मिनिमम थी। गाउस कन्फर्मेशन में जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स तो नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए अब एनर्जी उतनी कम नहीं होगी जितना फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में थी। तो फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और गाउच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एनर्जी का डिफरेंस है 3.8 किलो जॉल पर मोल। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को फिर 60 पर रोटेट करें, अब ये फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में चला जाएगा। अब एनर्जी में मैक्सिमम इंक्रीज होगा। अब ये फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से ज़्यादा है। यहां से देखें, हमने कहा था फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में एनर्जी का गैप है 16 किलो जॉल पर मोल। अब यहां देखें, फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इनमें एनर्जी का गैप है 19 किलो जॉल पर मोल। अगर इस मॉलिक्यूल को फर्दर 60 पर रोटेट करें, ये देखिए, ये दोनों, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड, ये फुल इक्लिप्स्ड। इस पार्शियल इक्लिप्स्ड और फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में एनर्जी का गैप कितना है, ये मुलाजा करें जरा। फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी ज्यादा है, पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी कम है। अगर फर्दर 60 पर रोटेट करें तो फिर मॉलिक्यूल गाउच कन्फर्मेशन में चला जाएगा। ये भी गाउच कन्फर्मेशन, ये भी गाउच कन्फर्मेशन। फर्दर 60 पर रोटेट किया, ये फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में चला गया, ये भी पार्शियल इक्लिप्स्ड, ये भी पार्शियल इक्लिप्स्ड।
और फर्दर अगर 60 पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल फिर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आ गया। तो ट्रांस कन्फर्मेशन इज आल्सो नोन एज फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एंटी स्टेट। इसे फुल स्टैगर्ड स्टेट भी कहते हैं, एंटी स्टेट भी कहते हैं। इसमें बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। इन फुली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस and it is most stable conformation having lowest energy। अगर इस ट्रांस कन्फर्मेशन को 60 के एंगल पर रोटेट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। व्हेन ट्रांस कन्फर्मेशन इज रोटेटेड along 60 degree it is converted to partially eclipsed conformation in which methyl group is eclipsed by hydrogen atom। तो partially eclipsed conformation में मिथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन एटम इक्लिप्स कर लेता है। इसकी एनर्जी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से ज्यादा है। और अगर आप इस पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को 60 डिग्री के एंगल पर फर्दर रोटेट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी गाउस कन्फर्मेशन में, जिसमें मिथाइल ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जो फुल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप 180 के एंगल पर होते हैं, और गाउस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसलिए इट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू। अगर तो आप इसे कंपेयर करें फुल इक्लिप्स कन्फर्मेशन के साथ तो हम कहेंगे इट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल कन्फर्मेशन देन फुली स्टेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो गाउस कन्फर्मेशन इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन fully staggered conformation but more stable than partially eclipsed conformation। गाउस कन्फर्मेशन फुली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से यानी कि ट्रांस कन्फर्मेशन से लेस स्टेबल होती है, लेकिन पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज इट हैज़ एनर्जी लेस देन पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और इसको अगर आप फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट करें तो ये फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में या सिस कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें दोनों बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। दिस कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल। ये देखिएगा, ये ट्रांस कन्फर्मेशन, एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ 0 कंसीडर होगा। इस ट्रांस कन्फर्मेशन को चाहे आप राइट साइड पर 60 के एंगल पर रोटेट करें या लेफ्ट साइड पर 60 के एंगल पर रोटेट करें, दोनों सूरतों में ये चली जाएगी पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ट्रांस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन 0 कंसीडर होगा, चाहे आप इसे क्लॉकवाइज 60 के एंगल पर रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज 60 के एंगल पर रोटेट करें, दोनों सूरतों में एनर्जी इंक्रीज होगी। और इसके बाद आप चाहे क्लॉकवाइज 60 पर रोटेट करें तो भी आप गाउस कन्फर्मेशन में आ जाएंगे, और अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज 60 पर रोटेट करें तो भी आप गाउस कन्फर्मेशन में आ जाएंगे। तो अगर क्लॉकवाइज 60 के एंगल पर रोटेट किया तो इसे कहेंगे गाउस प्लस कन्फर्मेशन, और अगर लेफ्ट साइड पे या एंटी क्लॉकवाइज 60 के एंगल पर रोटेट किया तो इस कन्फर्मेशन को कहा जाएगा गाउस नेगेटिव कन्फर्मेशन। और अगर फर्दर 60 के एंगल पर रोटेट करें तो फिर आप अगेन फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में होंगे।
इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांस कन्फॉर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि फाई की वैल्यू 0 और सिस कन्फॉर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन 180, यानी ट्रांस को 180 के एंगल पर रोटेट कर दें तो वो सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अलबत्ता ट्रांस कन्फॉर्मेशन में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से 180 के एंगल पर होते हैं और अगर उनको 180 के एंगल पर रोटेट कर दिया जाए तो फिर वो सिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वंस अगेन ट्रांस कन्फर्मेशन को अगर रोटेट किया जाए इलॉन्ग 60 डिग्री वी गेट पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को अगर 60 के इलॉन्ग रोटेट किया जाए तो वी गेट गाउच कन्फर्मेशन, और गाउच कन्फर्मेशन को 60 के एंगल पर रोटेट किया जाए तो हम फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन पे आ जाते हैं। अब ये बात जहन में रखिएगा कि ट्रांस कन्फर्मेशन को चाहे आप क्लॉकवाइज 60 पे रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज 60 पे रोटेट करें, दोनों सूरतों में पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हासिल होगी। और पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को चाहे आप क्लॉकवाइज 60 पे रोटेट एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करें, वी गेट गाउच कन्फर्मेशन। और इसके बाद फर्दर अगर 60 पर रोटेट करें तो वी गेट फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ट्रांस कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन है 60 डिग्री, एनर्जी इज मिनिमम, एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन है 60 डिग्री। गाउच कन्फर्मेशन में एंगल ऑफ रोटेशन है 120। क्यों कि ट्रांस में 60 पर रोटेट किया तो आप पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन पर आए, फर्दर 60 पर रोटेट किया तो फिर आप गाउच पे आएंगे। तो ट्रांस से गाउच कन्फर्मेशन में आने के लिए ओवरऑल हमें 120 के एंगल पर रोटेट होना पड़ेगा, और अगर आप फर्दर 60 पर रोटेट करें तो हम सिस कन्फर्मेशन में आ जाते हैं। तो ट्रांस से सिस में आते हुए ओवरऑल 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा। 0 से 60 पर रोटेट किया तो पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, फर्दर 60 पे रोटेट किया तो गाउच कन्फर्मेशन, फर्दर 60 पे रोटेट किया तो सिस कन्फर्मेशन। इस तरह 120 की रोटेशन पर हम गाउच कन्फर्मेशन में आते हैं और 180 की रोटेशन पर हम सिस कन्फर्मेशन में आते हैं। तो इट मीन्स ट्रांस कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट फेवर्ड एंड मोस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट, यानी ज्यादा चांस इस बात के हैं कि मॉलिक्यूल एन ब्यूटेन का ट्रांस कन्फॉर्मेशन में होगा, या यूं कहें कि अगर हमारे पास एन ब्यूटेन का सैंपल है तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांस कन्फॉर्मेशन में होंगे। अलबत्ता गाउच कन्फर्मेशन भी स्टेबल है, तो कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल इस कन्फर्मेशन में भी होंगे। पार्शियली इक्लिप्स्ड से गाउच कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है लेकिन ट्रांस कन्फर्मेशन से कम स्टेबल है। सिस कन्फर्मेशन लीस्ट स्टेबल है, इसलिए इट इज लीस्ट लाइकली टू बी। सिस एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आर लीस्ट लाइकली टू बी, यानी कि सिस और पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के पाए जाने के चांसेस कम हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी, अगर एक दफ़ा आज की आखिरी बात, ये सिस, ट्रांस और गाउच के हवाले से, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ट्रांस इज मोर स्टेबल than gauge conformation, that is more stable than partially eclipsed conformation, that is more stable than fully eclipsed conformation or cis conformation. तो ट्रांस कन्फर्मेशन और फुली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, it is most stable and most likely to exist than gauge confirmation, that is more stable than
partially eclipsed conformation that is more stable than cis conformation. तो डिफरेंट कलर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।